मौलिक अधिकार के इस तीसरे क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो प्रावधान है, जो सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की शुरुआत जो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं वो है इसका आर्टिकल 12। और इस आर्टिकल 12 में जिस चीज़ का वर्णन है, डिस्क्रिप्शंस है, वो डिफिनेशंस ऑफ स्टेट्स। प्रश्न पैदा ये होता है कि आखिर राज्य को परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। राज्य पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स में पहले से ही डिफाइंड है और प्रोफेसर गार्नर की परिभाषा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि एक पॉपुलेशंस जो एक फिक्स टेरिटोरी में रहती है, जिसका अपना गवर्नमेंट होता है, जो सोवरेन होता है, इसको स्टेट बोलते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के इस परिभाषा के रहते हुए हमारे संविधान में राज्य को क्यों परिभाषित किया गया, वाई इज इट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसके पीछे जो कारण है कि आपको मौलिक अधिकार मिला है किसके विरुद्ध, फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ मिला है आपको। तो कल ही के क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था, ये परसों के क्लास में, कि वास्तव में जो डर था लोगों को, वो किसी आदमी से डर नहीं था, बल्कि रूसो ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत राज्य के निर्माण का थ्योरी दिया, उसमें इस बात को एक्सप्लेन किया गया, व्याख्या किया गया कि राज्य का निर्माण कोई ईश्वर ने, कोई शक्ति के बल पर नहीं हुआ। खास तौर से मॉडर्न टाइम में जो कंट्री बने हैं, जो स्टेट बने हैं, उसमें 100% पब्लिक कंट्रीब्यूशन से रिवोल्यूशंस किया, क्रांतियां की, आंदोलन किया, बहुत खून बहाया और अपने लिए एक देश का निर्माण किया। और लगभग सभी जगहों पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया और इसमें पब्लिक ने सत्ता अपने प्रतिनिधियों को सौंपा, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको आप यहाँ एमपी और एमएलए के नाम से जानते हैं। तो खतरा इनसे था कि हम एक फिक्स टाइम के लिए, हमारे देश में ये फिक्स टाइम 5 ईयर्स है, 5 साल है, अपने प्रतिनिधियों को अपने ऊपर शासन करने के लिए जो अधिकार देते हैं, जो सत्ता देते हैं, और ये स्टेट का हेड बन जाते हैं। तो इनसे डर था कि ये हमारा एक्सप्लॉयटेशन न कर ले। और ये डर सिर्फ इंडिया में नहीं था, बल्कि अमेरिका में भी था और ब्रिटेन में भी था। इसलिए दोनों जगहों पे फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्ट किया गया है, वो अधिकांशतः राज्यों से किया गया है, किसी व्यक्ति से नहीं किया है। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल के खिलाफ भी जारी किए जाते हैं, जैसे हमारे देश में अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी का जो प्रोविजंस अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में है, तो वो राज्य के खिलाफ भी है और जनता के खिलाफ भी है। यानी राज्य भी अस्पृश्यता का व्यवहार अपने नागरिक से नहीं कर सकता है और कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी अधिकांश जो मौलिक अधिकार हैं, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि स्टेट्स के खिलाफ है। तो इसलिए जरूरी है कि किस स्टेट के खिलाफ, अगर सिर्फ राज्य के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है और उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो हम राज्य रूपी किस चीज को पकड़ेंगे? क्या पूरे भारत को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे? गार्नर की परिभाषा के मुताबिक तो यही करना पड़ेगा। तो क्या संभव है ये कि दिल्ली में एक छोटे से बिल्डिंग में पूरे भारत को जाके रख दे कि देखिए यही स्टेट है, इसी ने मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया, सजा दीजिए इसको, ये इससे हमें प्रोटेक्ट कीजिए? तो ये असंभव ही नहीं, असंभव से भी बड़ा कोई चीज होता है
तो वो है ये। तो इसलिए राज्य कौन है, राज्य का कौन सा रूप हमारे मौलिक अधिकार को छीन सकता है, हमारी आजादी को छीन सकता है। तो इसलिए आवश्यक था, ये जरूरी था, ये नेसेसरी था कि हम राज्य को परिभाषित करें कि राज्य का मतलब मौलिक अधिकार के कंटेक्स्ट में क्या होगा, और के कंटेक्स्ट में नहीं। फंडामेंटल राइट्स को छीनने के कंटेक्स्ट में राज्य कौन कहलाएगा। अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही है? राज्य की एक परिभाषा यह है कि एक देश को हम लोग राज्य बोलते हैं। क्लियर? जैसे भारत एक देश है और राज्य भी है गार्नर के अनुसार। तो इस भारत देश के खिलाफ हमें मौलिक अधिकार से सुरक्षा मिल रही है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि भारत देश ही हमारा जो है मौलिक अधिकार का हनन करेगा। तो भारत देश को हम कहां पकड़ेंगे? स्टेट को हम कहां पकड़ेंगे? सिर्फ शब्द स्टेट अगर लिखा रहेगा तो कोई खड़ा होगा कि हाँ हम ही स्टेट हैं? तो इसलिए स्टेट को डिफाइन किया गया कि स्टेट के मीन्स क्या होते हैं, स्टेट का मतलब क्या होता है। बात समझ में आई? तो स्टेट का मतलब होता है आर्टिकल 13 के मुताबिक कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट यानी केंद्रीय सरकार और संसद। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट एंड विधानमंडल। राज्य सरकार और विधानमंडल। और लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। और अदर ऑथोरिटी यानी अन्य प्राधिकार। तो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि यही स्टेट्स हैं। भारत देश तो क्या है? एक 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एक भूभाग है। तो इस भूभाग से हम क्या मांग सकते हैं? वास्तविकता है कि इस भूभाग को जो हैंडल करता है, इस भूभाग पर जो शासन करता है, उसी से हम मांग सकते हैं। तो इसलिए राज्य का अर्थ मौलिक अधिकार के कंटेक्स्ट में इस देश के अंदर शासन करने वाले जो ऑर्गन है, जो अंग है, उसका अर्थ में लिया जाता है, उसके मीनिंग्स में लिया जाता है। दूसरे शब्दों में कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड अदर रिलेटेड ऑथोरिटी are
स्टेट्स, इसी को हम लोग स्टेट्स बोलते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार के जो अंग हैं, हम लोग सरकार के अंग पढ़ चुके हैं कौन कौन, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के जो अंग हैं, इन अंगों को ही मौलिक अधिकार के कंटेक्स्ट में राज्य एक्सेप्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार का कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता है। क्लियर एक बात हुई। अब इसमें समझने वाली जो बात है वो क्या, कि यहां आप गौर से देखिए, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये सरकार का जो तीन रूप है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इसमें ये किस सेक्शंस में आप इसको रखेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को, बोलिए जल्दी। एग्जीक्यूटिव में रखेंगे, वेरी गुड, इंटेलिजेंट। और जो संसद है, विधानमंडल है, इसको लेजिस्लेटिव में रखेंगे। तो यहां पर जुडिशियरी तो नहीं लिखा हुआ है, तो क्या जुडिशियरी सरकार का अंग नहीं है? तो जुडिशियरी भी सरकार का अंग है। तो यहां अनुच्छेद 12 में जब नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, जुडिशियरी के विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब यह है कि जुडिशियरी ही तो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए राज्य की परिभाषा में मौलिक अधिकार के संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को शामिल करते हैं, क्योंकि जुडिशियरी जो है वो प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जुडिशियरी इस स्टेट में शामिल नहीं होगा। जुडिशियरी के यहां पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए और गौर से समझिए इसको, कि जहां तक जुडिशियरी का प्रश्न है, यानी न्यायपालिका का, तो इसका दो पक्ष है। एक कि टू डिलीवर जस्टिस, और दूसरा टू एग्जीक्यूट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोर्ट। ये दो काम है। एक काम क्या है कि न्याय देना है ना भाई, और दूसरा काम क्या है, तो न्यायालय के प्रशासन का संचालन करना, के प्रशासन का संचालन करना, यही ना अर्थ हुआ। ये दो काम करता है। कोई चीफ जस्टिस बनता है तो क्या क्या काम करता है, तो साहब खुद भी जस्टिस देता है, अन्य जजेस के बेंच का निर्धारण करता है, तो ये सारा न्याय से जुड़ा हुआ काम है। लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ कर्मचारी हैं उसकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट भी वही करता है, उसका प्रमोशंस भी वही करता है, उसकी सैलरी भी वही देता है, उसका डिमोशंस भी वही करता है। ये संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी था कि उसके कर्मचारियों पर पूरा अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। तो इस तरीके से चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सभी के कर्मचारी उसी की कोर्ट द्वारा नियुक्त होते हैं, उसी के अधीन होते हैं, उसी के द्वारा धन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। तो उसका एक वर्क किसी भी कोर्ट का जस्टिस होता है और दूसरा उसका वर्क एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है। ठीक है। तो इस सेक्शंस में वो आर्टिकल 12 के तहत जो है वो स्टेट नहीं रहेगा।
क्लियर? लेकिन जहां पर टू एग्जीक्यूट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यहां पर ये एज ए स्टेट एक्सेप्ट किया जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देते हैं कि मान लिया जाए कि वहां सुप्रीम कोर्ट में कोई क्लर्क है, तो उस क्लर्क का भी फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ, तो उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन अगर होगा तो वो कहां जाएगा? ब्रिटेन के कोर्ट में जाएगा? वो भारत के कोर्ट में ही जाएगा? तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका कार्यपालकीय गतिविधि वाला सेक्शन उभर करके सामने आएगा, तो यहां एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है? जरा गौर कीजिए तो। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी का एक्सप्लॉयटेशन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं? बोलिए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा एक्सप्लॉयटेशन? तो ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशंस के क्षेत्र में कोर्ट के अंदर अगर किसी कर्मचारी का फंडामेंटल राइट्स डिसओबे होता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। न्याय देने के कंटेक्स्ट में कोई भी कोर्ट राज्य एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट का, न्यायपालिका का जो प्रशासनिक काम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के आधार पर वो स्टेट है। फिर से सेंटेंस सुनिए, बढ़िया से समझिए कि कोर्ट के, न्यायपालिका के दो भूमिकाएं हैं, दो डायमेंशंस है। एक डायमेंशंस में वो जस्टिस दे रहा है, न्याय दे रहा है, तो जस्टिस देने वाले में, न्याय देने वाले के कंटेक्स्ट में वो राज्य एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्लियर? लेकिन अपने कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका, उस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोर्ट के रूप में वो राज्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, यहां से यहां तक जितना भी अपने तरफ से, 12 अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत बता रहा हूं। 12 में जो बातें लिखी हुई मैंने आपको बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, बहुत बवाल हुआ है इस पर। तो उसमें तय हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, यानी कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये पार्ट होगा एज ए स्टेट। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां पर तीनों का तीनों आपने देखा कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका ही राज्य है, और सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद था या न्यायपालिका के संबंध में, जुडिशरी के संबंध में जो विवाद था कि ये राज्य स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, तो इस कंटेक्स्ट में, इस परिवेश में आपके पास जो समस्या समाधान, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग आया, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य, वो राज्य के रूप में आएगा। क्लियर? हम समझते हैं कि समझाने में हम सफल रहे। अब देखिए, ये जो एक टर्मिनोलॉजी है अदर अथॉरिटी, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां तक तो हमने समझा दिया आपको। ये अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है? अन्य प्राधिकार। तो इसका डिफिनेशन ये है या एक्सप्लेनेशन ये है, इसकी व्याख्या ये है कि जो भी सरकार से धन लेता है और काम करता है, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो या ना हो, चाहे वो वैधानिक संस्था हो या ना हो, इंग्लिश में कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या ना हो, ऑल ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में वर्णन है, और बहुत सारे वैधानिक यानी लीगल बॉडी है। तो जो लीगल बॉडी हैं वो तो राज्य के परिभाषा में आ गए, जो संवैधानिक बॉडी हैं वो तो राज्य के परिभाषा में आ गए, लेकिन जिसका वर्णन विधान में नहीं है, ना उसके लिए कोई एक्ट है, ना उसका प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, लेकिन वो भारत के एक्सचेकर से
भारतीय राजकोष से उसके कृत्यों का, उसके कामों का संचालन हो रहा है। जैसे ओएनजीसी, ये कोई एक्ट भी नहीं है, कोई संविधान में भी नहीं है। जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जैसे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ देम आर स्टेट्स। ये सभी के सभी क्या हैं? स्टेट्स हैं, राज्य के रूप में एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई ठेकेदार ठेका का काम करता है, जैसे रोड बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ये तो पूरा का पूरा प्राइवेट है, लेकिन धन कहां से ले रहा है वो? तो एक्सचेकर से ले रहा है, राजकोष से ले रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो ठेकेदार भी एज ए स्टेट के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसके द्वारा भी अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उस पर मुकदमा किया जा सकता है, उसको कोर्ट में ला करके खड़ा किया जा सकता है। हम समझते हैं कि स्टेट की परिभाषा आप पूरी तरीके से समझ गए। तो अब आपको महसूस हो रहा है कि कितना महत्वपूर्ण था आर्टिकल 12 पढ़ना। अगर सिर्फ यूं ही इसको एक रीडिंग के रूप में अगर आप जानते तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता, पूरा चीज आगे की बात समझ में नहीं आती। तो आगे बढ़ते हैं, मिटाओ इसको। तो अब दूसरा जो है वो हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 13। और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रोविजंस है, और इसको बहुत डिटेल से आपको समझना चाहिए। आपने आपके टॉपिक में पॉलिटी में एक चीज शामिल होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो काफी लंबा टॉपिक है, अलग क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन उसका एक पार्ट ये भी है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। जो आर्टिकल 13 है ये भी बहस का मुद्दा है, और ये भी आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। जब उसका डिबेट होगा, जब उसको पढ़ेंगे आप, तो ये भी आएगा। तो उस दृष्टि से भी आप इसको देखिए। इसमें है कि मौलिक अधिकार से असंगत एवं अल्पीकरण करने वाली विधियां। लॉ इमिनेंस विथ और इन प्रोरोगेट टू फंडामेंटल राइट्स। ये काफी ही महत्वपूर्ण है। इस शीर्षक का अर्थ ये है, मीनिंग्स ये है कि
कोई भी विधि, लॉ का मतलब क्या होता है? विधि, ठीक है। कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार का से असंगत है, इमिनेंस है, यानी मौलिक अधिकार को खत्म कर रहा है। एमिनेंस का मतलब, असंगत का मतलब उसकी तरह नहीं है, उससे हट करके है। तो हट करके है, अर्थ क्या हुआ कि मौलिक अधिकार को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो खत्म कर रहा है, या उसका अल्पीकरण, प्रोरोगेट, यानी या उसको कम कर रहा है। जितना फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ऐसी विधि के बारे में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 13 ऐसी विधि के बारे में बता रहा है कि अगर भविष्य में या भूत में, मतलब पास्ट में या आने वाले समय, फ्यूचर में, कोई ऐसा कानून बनता है या बना हुआ है, दोनों बातें, जो मौलिक अधिकार को खत्म करता है, एमिनेंस करता है, या उसको कम करता है, तो ऐसे कंटेक्स्ट में, ऐसे परिवेश में प्रोविजन किया गया है कि क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें शुरू में कुल 3 क्लाउज थे इसके, यानी आर्टिकल 13 में, लेकिन अब जो है वो 4 क्लाउज हो गए, और यहीं पर आपको समझना है कि आखिर क्यों हुए। तो पहला जो क्लाउज है, यानी 13(1) में, वो ये कहता है कि कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यहां पर बिफोर लगा दीजिए, बिफोर कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, और 13 के क्लाउज 2 में कहा गया है कि आफ्टर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोई भी विधि बनती है, नहीं, कोई भी लॉ बनता है, इसमें क्या हुआ कि बना हुआ विधि, यानी बना हुआ कानून, और इसमें क्या हुआ, माने पूर्व में पहले से जो बना हुआ है, और इसमें आर्टिकल बनने वाला कानून, यानी बनने वाला विधि। आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में जो भविष्य में अंग्रेजों के समय में पहले से बना हुआ था, और आजादी के बाद 13(2) के क्लॉज में जो बनने वाला है या बनेगा, अगर ये दोनों परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करता है या कम करता है, तो जिस सीमा तक वो करेगा ये, ठीक है, उस सीमा तक वह विधि शून्य हो जाएगा, यानी वेल्ड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से पहले भी देश में लॉ था, कानून था, और वो सभी के सभी खत्म नहीं हो रहे थे। तो उसके बारे में आर्टिकल 13 का क्लॉज ए कह रहा है कि भूत में प्रचलित, यानी पास्ट में प्रचलित जो भी कानून है,
अगर वर्तमान समय के फंडामेंटल राइट्स से को वो खत्म कर रहा है या एक सीमा तक उसको समाप्त कर रहा है, तो वो कानून जो पहले से प्रचलित है वो उस सीमा तक स्वयं खत्म हो जाएगा या उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो खत्म कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, उस सीमा तक वो खत्म हो जाएगा। प्रीवियस कानून, पास्ट के कानून चलेंगे, लेकिन पास्ट के कानून का कोई पार्ट अगर फंडामेंटल राइट्स को डिसओबे कर रहा है, खत्म कर रहा है, तो उस पास्ट के उस कानून का वो भाग अब लागू नहीं होगा, या जिस सीमा तक वो समाप्त कर रहा है उस सीमा तक वो खुद समाप्त हो जाएगा। ये कौन कह रहा है साहब? बोलिए ना। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कमेंसमेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के लागू होने के बाद अगर पार्लियामेंट या विधानसभा या आगे इसका विधि का परिभाषा 3 में है तो बताते हैं, तो जो भी बनाए अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बना है पूरा का पूरा, तो वो विधि, वो लॉ पूरा का पूरा समाप्त माना जाएगा। और अगर कुछ सीमा तक उसने फंडामेंटल राइट्स को समाप्त किया है तो उस सीमा तक वह विधि जो है वो समाप्त समझा जाएगा। तो ये बात किसमें है? आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में 3। अब आइए कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में भी कोई बात कही गई, और वो क्या कि डिफिनेशंस ऑफ लॉ कहा गया है। डिफिनेशंस ऑफ लॉ यानी विधि की परिभाषा बताई गई है। विधि की परिभाषा कि आखिर विधि कहेंगे किसको। यहां पूर्व में विधियां लॉज सब का प्रयोग हुआ है, तो फिर विधि को एक्सप्लेन कर दिया गया है, परिभाषित कर दिया गया है। उसमें क्या है कि पहला, कोई भी अधिनियम, अधिनियम का इंग्लिश एक्ट, ठीक है, कोई भी एक्ट बनता है। एक्ट कौन बनाता है आप जानते ही, कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। वेरी गुड, आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद नियम, इसका इंग्लिश होगा रूल्स। इसके बाद विनियम, रेगुलेशंस। प्रदत्त विधायन, इसके इंग्लिश होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। या परंपरा या प्रथा, ट्रेडिशंस एंड कस्टम। ये सभी के सभी विधि होंगे। सिर्फ विधि का मतलब अधिनियम ही मत मान लीजिए। कोई कानून बन गया वही विधि नहीं, वही लॉ नहीं है, बल्कि कार्यपालिका यहां से लेकर के यहां तक जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून बनाता है। कोई एग्जीक्यूटिव नियम बनाया, रूल्स बनाया, कोई एग्जीक्यूटिव विनियम बनाया, रेगुलेशंस बनाया, या प्रदत्त विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया, तो ये सभी के सभी विधि स्वीकार किए जाएंगे। यहां तक कि उस देश का कोई परंपरा हो, ट्रेडिशंस हो, या कोई प्रथा हो, कस्टम हो। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ प्रथाओं और परंपराओं से चलती हैं।
और प्रथा और परंपरा ऐसा है कि वो कानून से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आनंद मार्गी एक समूह है जो बंगाल में ज्यादा सक्रिय है, तो उसका एक कस्टम है कि वर्ष में एक बार वो प्रोसेशन निकालता है। हर धर्म के लोग प्रोसेशन निकालते हैं अपने उत्सव मनाने के लिए। उसमें वो नर मुंड का प्रदर्शन करता है, माने आदमी का कटा हुआ सर जिससे खून टपक रहा हो, उसके रिचुअल्स में शामिल है। तो कुछ वर्षों तक चला, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है कि आप आदमी का मुड़ी लेकर के प्रदर्शन कीजिए। तो उसको फिर बैंड किया गया। तो प्रतीकात्मक रूप से पुतला उतला बना करके करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी जमाने में था साहब के नहीं बयाते आदमी का गर्दन काट करके करता था। तो ऐसे भी थे। तो हम एग्जाम्पल्स दे करके ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा तो अब नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे कस्टम्स हैं जो संविधान में नहीं लिखे हुए हैं और उसके तहत समाज, राज्य, देश चलता है। तो ये सब के सब विधि माने जाएंगे। यानी कोई कस्टम भी, गौर कीजिएगा आप, एक और एग्जांपल देंगे, समझ जाइएगा। कोई कस्टम भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा तो आप कोर्ट का दरवाजा अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खटखटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में खाप पंचायत चलता है। आप जानते हैं खाप पंचायत? खाप का मतलब होता है कि जो गांव है उस गांव के बड़े बुजुर्ग का एक सभा, और उस सभा में अगर कोई लड़का लड़की ने विवाह कर लिया बिना बड़ों के पूछे हुए, अपनी मर्जी से, जिसको आप अपने भाषा में लव मैरिज कहते हैं, तो खाप पंचायत में दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। तो अगर स्त्री और पुरुष वयस्क हो गए हैं, शादी की उम्र के हो गए हैं, तो उसको लीगली राइट्स प्राप्त हो जाता है। अगर माँ बाप उसके तैयार नहीं भी हैं तो भी उसको लीगल राइट्स है कि वो अपना विवाह का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के कोर्ट में करवा सकता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो खाप पंचायत जो फैसला दे रहा है उसके विवाह के खिलाफ, ये तो उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो उस परंपरा के खिलाफ वो लड़का लड़की जाएगा, कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि देखिए मेरे फंडामेंटल राइट्स का डिसोबे हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इस तरीके से परंपराएं भी शामिल कर ली गई हैं किसमें? लॉ में, विधि में। यानी कस्टम और ट्रेडिशंस भी विधि के अंदर शामिल कर लिया गया है। क्यों शामिल किया गया है? खाप पंचायत के आधार पर आपको हम समझाने में सफल रहे कि अगर नहीं किया जाता तो फिर फंडामेंटल राइट्स कैसे डिसोबे हो जाता है। क्लियर? अब देखिए मामला अब पेचीदा आ रहा है इस अनुच्छेद से। जिसके लिए तैयार रही और इसको सुनिए, इसके बाद बोलिएगा तो क्लास बंद कर देंगे। लेकिन इसको चूंकि रिलेटेड है इससे, तो इसको कम से कम पढ़ लीजिए ताकि आपका ये कंप्लीट ये सेक्शंस पूरा हो जाए, है ना। मामला ये हुआ है कि जब ये बात हुई कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी विधि बनाई जाती है, कोई भी कानून बनाया जाता है, तो वो उस सीमा तक अगर विरोधी में है, उसको कम करने वाला है, तो उस सीमा तक वो कानून खत्म हो जाता है। ये सिंपल लिखा हुआ है किसमें? तो साहब 13 के क्लॉज 2 में, यही ना बात है। तो अब इस पर प्रश्न ये उभर करके सामने आया विधिवेत्ताओं के बीच में कि फिर एक संविधान का पार्ट है 20, और इस पार्ट में ऐसा है कि सिर्फ एक ही आर्टिकल है, पता है कि नहीं? और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, और वो आर्टिकल कौन है? 368, 368। और ये संबंधित किससे है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, संवैधानिक संशोधन से।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। बात समझ में आई? यानी संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड। अब मामला ये हुआ कि अगर अनुच्छेद 368 के तहत हम कोई संवैधानिक संशोधन करते हैं, ठीक है, तो क्या ये संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकार के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं कि नहीं? बात को समझिए साहब आप। एक तरीका यह है कि पार्लियामेंट लॉ बना रही है, ये अलग बात है, और एक तरीका यह है कि पार्लियामेंट संविधान ही में संशोधन कर रही है, ये बात अलग है। बिल तीन तरह के होते हैं, ऐसे इसको समझिए तब थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक साधारण विधेयक, जनरल बिल, एक होता है संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और एक होता है वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल। क्लियर? पार्लियामेंट में कुल तीन तरह के बिल पेश किए जाते हैं। फिर से दिमाग में जगह दीजिए इस बात को। पार्लियामेंट में कानून बनाने के कंटेक्स्ट में, कानून बनाने के परिवेश में कुल तीन तरह के बिल होते हैं। पहला कौन? आप बोलेंगे सामान्य बिल, जिसको इंग्लिश में जनरल बिल्स बोलेंगे। दूसरा संवैधानिक संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आप नहीं बोल रहे मेरे साथ। और तीसरा बोलिए वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल। दिमाग में चला गया? अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। जनरल जैसे हमें विवाह पर कोई कानून बनाना है, दहेज प्रथा कोई कानून बनाना है, वल्गैरिटी पर कानून बनाना है? या कह लीजिए कि समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं चली जिसको खत्म करने के लिए कानून बनाना है, ये सभी सामान्य विधेयक से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने में। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि हमें संविधान के अनुच्छेद 14 में संशोधन करना है, हमें संविधान के अनुच्छेद 100 नंबर के में संशोधन करना है। इसके लिए जो बिल लाएंगे इसको संवैधानिक संशोधन बिल बोलेंगे। ठीक है? और तीसरा कि जो बजट वर्ष में एक बार प्रस्तुत होता है वो फाइनेंशियल बिल होता है, वित्तीय विधेयक होता है। इसके अलावा मनी से जुड़े हुए और भी कभी कभी बजट माने बिल आएगा तो भी हो सकता है, लेकिन जनरली तौर पर जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल बजट जो होता है वही फाइनेंशियल बिल होता है। क्लियर? तो यहां पर जो जनरल लॉ है उसका तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि कोई भी अधिनियम होगा तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, बात को समझिए। लेकिन दिक्कत है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई लॉ बना रहे हैं सिंपल और वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो उस पर कोई विवाद नहीं है। वो लॉ, वो कानून उस सीमा तक समाप्त होगा जिस सीमा तक उसने फंडामेंटल राइट्स का डिसओबे किया है, डिसएग्री हुआ है। तो ये अलग पक्ष है, इसमें कोई विवाद नहीं है। बात समझिए, विवाद कहां खड़ा हो रहा है कि अगर संविधान में आप संशोधन करना चाह रहे हैं और संविधान में संशोधन जो कीजिएगा वो 368 के तहत कीजिएगा, ये जो बनाइएगा आप नियम, ये संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। बात को समझिए, संवैधानिक संशोधन के दो ही रूप हैं और उसके तहत एक रूप यह है कि हम अगर संवैधानिक संशोधन कर रहे हैं और उससे फंडामेंटल राइट समाप्त हो रहा है तो क्या अनुच्छेद 13(2) के तहत ये वैलिड है या नहीं है? क्योंकि 13(2) ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाई गई कोई भी विधियां उस सीमा तक समाप्त या कम समझी जाएगी जिस सीमा तक उसने मौलिक अधिकार को समाप्त किया है या कम किया है।
तो ये बात तो समान विधि के परिवेश में लागू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 368 के तहत अगर हम फंडामेंटल राइट्स को ही चेंज करना चाहें तो क्या 13(2) या 13(1) आड़े हाथों आ रहा है? ये प्रश्न था। संक्षेप में, क्या 368 यानी संवैधानिक संशोधन प्रावधान के तहत हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं? ये आपके पास प्रश्न है जिसका हल, इसके संबंध में 3 केस हुए हैं जो केस आपको जानना है। उसको जान जाइएगा सिंपल वे में तो आप आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? और बहुत सारे प्रश्नों का हल भी हो जाएगा आपको। उसमें साहब पहला जो केस हुआ था वो गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट। ये 1950 का केस था, पहला केस आया था। और उस समय तमिलनाडु नहीं जाना जाता था, उसमें मद्रास जाना। तमिलनाडु कब जाना गया बताइए तो? पढ़ा चुके हैं 1956 में, है ना? उसके पहले वो मद्रास था। 1950 में ना तमिलनाडु था, ना आंध्र प्रदेश था, ना केरला था, ना कर्नाटक था। ये सभी के सभी कब आए? 1956 में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहा, गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, क्या जजमेंट दिया कि 367 फंडामेंटल राइट्स पर अमेंड नहीं कर सकता है, संशोधन कर सकता है। गोपालन के केस में, और इसका एक कहिए कि पृष्ठभूमि है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय बहुत पावरफुल आदमी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, देश नया नया आजाद हुआ था। तो सरकार के जितने अंग थे वे सब देशभक्ति की भावना में बहे हुए थे। तो ऐसे कंटेक्स्ट में जो है वो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या थी वो आर्थिक थी, इकोनॉमिक थी। पैसे नहीं थे, गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, ये सब का समाधान करना था। और इस सब में सबसे बड़ा आड़े हाथों जो आ रहा था वो राइट टू प्रॉपर्टी आ रहा था, संपत्ति का अधिकार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला संशोधन किया संविधान में वो इसी कंटेक्स्ट में, और आर्टिकल 31A जोड़ दिया। आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था। आर्टिकल 31A में ये अधिकार दे दिया सरकार को अमेंड करके कि आप पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी की जमीन ले सकते हैं। वहां से संपत्ति छीनने की शुरुआत हुई और उसका अंत संपत्ति का अधिकार ही को समाप्त करके 1977 में हुआ। तो इस समय कोर्ट भी संपैथी में थी कि नहीं, सरकार को सहयोग करना चाहिए। तो इसलिए कह दिया कि भाई संशोधन कर सकता है फंडामेंटल राइट्स में। तो ये पूरा का पूरा एक ऐसा हथियार दे दिया सरकार को कि जिसके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स दे दिया गया था, उसी को उसकी हत्या करने का औजार दे दिया गया। नहीं हुआ ये? क्या अब ये किसी भी फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देगा? तो खैर परिस्थितियां वैसी थी इसलिए मामला चल गया। और जो हमारे नेता थे वो बहुत ईमानदार थे, ऐसे नहीं थे कि फंडामेंटल राइट्स को वो खत्म कर देते, बल्कि वो सबको लेके चल रहे थे। जरूरत थी सिर्फ निर्धनता और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, तो उसके लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करना था उसको वो उन्होंने किया, और बाकी ऐसा नहीं किया कि फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर। लेकिन ये मुद्दा दूसरी बार तब उभरा जब गोलकनाथ
वर्सेस पंजाब राज का मुद्दा 1967 में उभरा और इस समय संविधान के इस गलती को के संशोधन कर सकता है वो दूर करने की कोशिश की गई और इसमें कहा गया कि संशोधन नहीं कर सकता है। देखिए बड़ा मजा आएगा आपको पॉलिटी को पढ़ने में, हिस्ट्री को अगर मिला के पढ़िएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए ये जमाना कौन है, ये थोड़ा सा देखिए 1967, थोड़ा हिस्ट्री को भी जानिए। ये वो दौर है कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मर चुके हैं। रूस में ताशकंद एक जगह, वहां समझौता करने गए थे पाकिस्तान से, तो वही उनका हार्ट अटैक हो गया और फिर वो जीवित गए थे लेकिन लाश आई। और उसके बाद जो अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे देश में वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा खतरा जो था वो अपोजिशन पार्टी से नहीं था। इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा खतरा अपने ही दल के लोगों से था। उसमें के कामराज थे, निगली जप्पा थे, ये सब बड़े बड़े स्टॉलवर्ट कांग्रेसी लीडर थे। और इन लोगों ने एक अलग ग्रुप बना लिया था कांग्रेस के अंदर और इंदिरा गांधी को गुड़िया का खिताब दे दिया था कि ये क्या चलाएगी देश को। तो एक चैलेंज था इंदिरा गांधी के समक्ष। उसी समय देखिए कांग्रेस शुरू से एक मध्यम वर्गीय पार्टी रही है, मिडिल पैथ पार्टी। मिडिल पैथ पार्टी का मतलब ना उसका अप्रोच दक्षिणपंथी रहा ना वामपंथी रहा, बल्कि वो बीच बीच का रास्ता लेके चली और सबको साथ लेकर के चली। यहां पर इंदिरा गांधी ने अपने लोगों से मुकाबला करने के लिए, अपने कांग्रेस जनों से मुकाबला करने के लिए पूरे कांग्रेस के नियम को ही चेंज कर दिया और कहा कि अब कांग्रेस का उद्देश्य पूंजीपतियों का विनाश करना होगा। यानी एकदम सोशलिस्ट अप्रोच अपना लिया और धड़ाधड़ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत प्रीवी पर्स था उसको खत्म कर दिया। इस समय तक राजा महाराजे घोड़ा गाड़ी, न्यायपालिका, बंदूक ये सब के पास था। बात समझ में आ रही कि नहीं? खत्म कब हुआ है? 1969 में। इस समय तो उनके महल आबाद थे। तो ये सब कुछ साहब छीन लिया। गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबों के उत्थान के लिए 20 पॉइंट प्रोग्राम बना दिया इंदिरा गांधी ने। इससे ये हुआ कि कांग्रेस का जो सामंती तबका था वो हार गया और जनता से डायरेक्ट जुड़ाव इंदिरा गांधी को हो गया। तो उन्होंने जो हमला किया इंदिरा गांधी ने, किस पर हमला किया? तो जो भूमिपति थे, जिनके पास भूमि थी, लैंड होल्डर्स जो लोग थे, यानी आप स्टेट भाषा में कह लीजिए कि जमींदारी प्रथा तो 1949 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से जमींदारी प्रथा आज तक खत्म नहीं हुई। अगर आप प्रैक्टिकली देखिएगा, कभी इकोनॉमिक्स का क्लास लेने का हमको अवसर मिलेगा तो हम प्रूव करेंगे कैसे खत्म नहीं हुआ। तो यानी जमींदारों के खिलाफ इंदिरा गांधी हो गई और किसके पक्ष में हो गई? लोगों के पक्ष में, यानी गरीबों के पक्ष में हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कोर्ट था वो अब जो आजादी के समय इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट था, अब कोर्ट सरकार के एकदम खिलाफ, क्योंकि कोर्ट में सभी अपर कास्ट के लोग थे। बात समझिए। और ये बात इंदिरा गांधी किसकी कर रही थी? लोअर कास्ट की। लोगों की मत बोलिए, पढ़ने में डरिए नहीं। आप कोई भी हो, कहीं से आते हो, पढ़ाई में हर तरह की बातें होती हैं, आपको सुनना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो यहां लड़ाई एक तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड का हो गया। तो वैसे में कोर्ट में जब मामला गया गोपालन का, तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी खत्म नहीं हुआ, देख लीजिए आप। ठीक है? तो जजमेंट क्या रहा है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
इसका मतलब इंदिरा गांधी गरीबों के लिए जो कार्यक्रम बना रही थी वो पूरा का पूरा ठप हो गया इस जजमेंट से, गोलकनाथ के जजमेंट से। अब देखिए सरकार ने क्या किया वो सुन लीजिए। तो सरकार ने ये किया, तीन बात नहीं चौथा बात समझिए कि 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। 25th अमेंडमेंट कर दिया कब? 1971 में। और इसी अमेंडमेंट में हमने शुरू में कहा आपको कि 13 में कुल 3 क्लॉज थे, क्लॉज 1, 2 और 3। इस अमेंडमेंट के तहत जो है वो क्लॉज 13 4 जोड़ दिया गया। बेयर बुक निकाल के देखिएगा तो नीचे में जो उसका रेफरेंस है उसमें आपको मिलेगा ये कि इसमें क्या किया कि संशोधन कर सकता है, संशोधन कर सकता है। बात समझ में आई? अब सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान के प्रोविजन थे उसके मुताबिक उसको फैसला देना था तो उसने दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि संविधान में चेंजिंग कर दिया, आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में जोड़ दिया कि नहीं 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट के हाथ कट गए, तू शेर तो हम सवा शेर। और हमारे यहाँ जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि न पूर्ण रूप से जो है वो साहब अमेरिका के पद्धति को अपनाया है, न पूर्ण रूप से ब्रिटेन के पद्धति को अपनाया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? तो इसलिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि दोनों हो रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन भी हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू भी हो रहा है और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट भी साबित हो रहा है। क्लियर? अब लास्ट में क्या होता है, देखिए कितना बैलेंस हमारा देश है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट में कितना अच्छा सामंजस्य बैठाता है वो इस केस में देखिए। और वो अगला केस कौन है? तो केशवानंद भारती का वर्सेस केरला। ये केस हुआ था 1973, चला था 72 से, पर जजमेंट आया 73 में। ये बड़ा पिकुलियर है, इसमें 13 जजेस बेंच था। ये इससे बड़ा बेंच आज तक नहीं बना। 13 न्यायाधीश का संवैधानिक बेंच था ये। और ये मामला था मठ का, केरला में मठ था तो केशवानंद उसके पुजारी थे, वो लेकर के आए थे तो वो केस हार गए। लेकिन कहा जाता है कि देश जीत गया इसमें, क्योंकि ये जजमेंट ऐसा था कि इसने संविधान को बचा लिया। तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जजमेंट है। इस कंटेक्स्ट में सिर्फ हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या कहा। तो इसमें दो बातें इसने कही इस कंटेक्स्ट में कि संशोधन कर सकता है, मतलब इंदिरा गांधी की बात को डिसोबे नहीं कर रहा है ये। देखिए लचक फैसला में संशोधन कर सकता है, लेकिन लगा दिया प्लस मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मूलभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यही मूलभूत ढांचा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो इसी जजमेंट से कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट उभर करके सामने आया कि आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसको आप नहीं हटा सकते। तो ये एक ऐसा जजमेंट था कि इस जजमेंट को आज तक कोई पलट नहीं पाया है, क्योंकि बिल्कुल हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशंस के नेचर के अनुरूप था।
तो आपने देखा कि 1977 में राइट टू प्रॉपर्टी जनता पार्टी की सरकार ने हटा दी, तो कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हुआ और न इसके विरुद्ध केस हुआ। क्यों? क्योंकि केशवानंद ने पहले ही जजमेंट दे दिया था कि आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो राइट टू प्रॉपर्टी बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं था। क्यों नहीं था? कि हमने कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं अपनाया, हमने पूर्ण पूंजीवादी देश की संकल्पना नहीं की। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? टोटल कैपिटलिज्म। हमने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या हुआ? कि जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को फलने फूलने का मौका दिया जाए। अगर कैपिटलिस्ट अप्रोच को हम लोग अपनाते तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता, जैसे अमेरिका में। और अगर कम्युनिस्ट सेक्टर को अपनाते तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर को ही उद्योग लगाने का अधिकार भारत में होता है, जैसे रूस में पहले था या चीन में अभी है। लेकिन हमने दोनों को, पूंजीवादी अप्रोच को भी यानी पूंजीवादी कैपिटलिस्ट मॉडल को भी नकार दिया और साथ ही साथ कम्युनिस्ट मॉडल को भी नकार दिया, बल्कि दोनों के जगह पर हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को स्थान दिया गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स राइट टू प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती थी, तो इसलिए जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। तो वर्तमान समय में जो झगड़े थे अनुच्छेद 13 और 368 के तहत, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इन दोनों अनुच्छेदों के बीच कोई झगड़ा नहीं है और फैसला ये चल रहा है कि 368 लागू होगा, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है। क्लियर? तो हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए। समय तो बचा नहीं, तो फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। कल तो मिलेंगे तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो अब अगले सोमवार से इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।